अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरा नाम है फ़याज़ अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिपल ए न्यूज़। आज हम आपके साथ कुछ अहम खबरें शेयर करेंगे जिसमें WHO की एक रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट के हवाले से। उसके अलावा पाकिस्तान में दो बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करेंगे। इसके साथ ही जो शुगर कमीशन के ऊपर जो प्रोसेस चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, उस प्रोसेस के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आपके दोस्तों तक भी हमारी जो पैगामात हैं वो ज़रूर पहुँचें। सबसे पहले WHO की जो रिपोर्ट सामने आई है कोरोना वायरस के हवाले से, बड़ी ख़तरनाक और बड़ी परेशान कुन रिपोर्ट है। जिस तरह से हमने देखा कि 2 दिन पहले जब लॉकडाउन में नरमी की गई तो उस नरमी का किस तरह से पाकिस्तानी अवाम ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और बच्चों को लेकर बाज़ारों का इस तरह से रुख किया है कि शायद इसके बाद जो है वो दोबारा बाज़ार खुलेंगे ही नहीं। बाज़ारों की हालत आपने सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर देखी होगी कि किस तरह से लोगों का जो है वो एक रश नज़र आ रहा है हर तरफ, जिस तरह देखा जाए। इस हवाले से ये एक WHO की रिपोर्ट जो बड़ी ख़तरनाक है वो सामने आई है। WHO की रिपोर्ट के कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान के मुतल्लिक भी हैं और ओवरऑल पूरी दुनिया के मुतल्लिक, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। अगले 6 माह में तकरीबन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 6 माह में तकरीबन डेली 6000 ज़ायद बच्चों की अमवात होंगी। जो रूटीन से हटकर, नॉर्मल रूटीन से हटकर डेली 6000 ज़ायद बच्चों की अमवात होंगी पूरी दुनिया के अंदर। 6 माह में तकरीबन 12 लाख अमवात कोरोना वायरस की वजह से मुतवक्का हैं। अभी तक तकरीबन ये फिगर 3 लाख के करीब है, लेकिन अगले 6 माह में मज़ीद 12 लाख अमवात जो कोरोना वायरस की वजह से मुतवक्का बताई जा रही हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 56 लाख से ज़ायद अमवात जो है वो ज़चगी की हो सकती हैं। ये भी एक ख़तरनाक तरीन फिगर है। अच्छा, कुछ WHO की रिपोर्ट में जो ख़तरनाक तरीन 10 ममालिक हैं, उन 10 ममालिक के अंदर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जो है वो ये 3 ममालिक भी शामिल हैं अमवात के हवाले से। उसके अलावा जो खुसूसन बच्चों के लिए जो ख़तरनाक तरीन ममालिक है, जहाँ पर बच्चों की जान को सबसे ज़्यादा ख़तरा है, उन ममालिक के अंदर भी पाकिस्तान का नाम जो है वो शामिल है। फिर एक दफ़ा कहूँगा कि किस तरह से बच्चों को लेकर लोग बाज़ारों में निकल आए। लॉकडाउन में हल्की सी नरमी की, लेकिन SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी गई। इन पॉइंट्स को, इस रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए अगर पाकिस्तानी कौम ने उस तरह से एहतियात ना की तो शायद ये रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के हवाले से भी सच साबित हो जाएगी। पूरी दुनिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जिन ममालिक में लॉकडाउन में नरमी की जा रही है उन ममालिक को भी और पाकिस्तान को भी इस नरमी के ऊपर जो एक दफ़ा रिव्यू करना चाहिए। इसके अलावा चीनी कमीशन के हवाले से बात की जाए तो चीनी कमीशन में इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी थी। जो लोग इस कमीशन में जो मुल्ज़िम नामज़द हुए हैं उनके साथ, उनकी तो इंक्वायरी हो रही है, लेकिन उसके अलावा भी जो रेलिवेंट लोग थे जो किसी न किसी तरीके से इस सब्सिडी से अटैच थे, उनसे भी इंक्वायरी की जा रही थी, उन्हें भी बुलाया जा रहा था, उनसे भी सवालात किए जाने थे। जिसमें सबसे पहले असद उमर साहब को बुलाया गया। असद उमर साहब कमीशन के सामने पेश हुए, सवालात के जवाब दिए और वापस चले गए। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को बुलाया गया। उस्मान बुज़दार साहब भी आए, सवालात के जवाब दिए और वापस चले गए। जब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को बुलाया गया तो पहले तो उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टाल मटोल करने की कोशिश की गई, लेकिन जब उन्होंने समझा कि इस तरह से उनकी जान नहीं छूटेगी तो उन्होंने प्रॉपर एक लेटर जो है वो कमीशन को भिजवा दिया कि वो इस कमीशन के सामने पेश होने के लिए तैयार नहीं है। कमीशन उन्हें किसी कमीशन के जो TORs हैं उनके मुताबिक वो वज़ीर आला सिंध को नहीं तलब कर सकते। तो इसकी कोई वजह ख़ास समझ नहीं आती, जबकि मामला सारा पंजाब की सब्सिडी के हवाले से है और वफाक का है, लेकिन वज़ीर आला सिंध इस कमीशन के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे? क्या अंदरूनी मामलात हैं, क्या ताल्लुकात हैं उनके उन लोगों के साथ जो इस कमीशन में पकड़े गए हैं, जिन लोगों के नाम सामने आए हैं सब्सिडी वाले इस पूरे जो रिपोर्ट है उसके अंदर। ये तो वक्त के साथ ही सामने आएगा कि मुराद अली शाह साहब यहाँ पर पेश होने से क्यों घबरा रहे हैं। एक और बड़ी सफारती कामयाबी मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर BLA
जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि बलूचिस्तान के अंदर एक अलहदगी पसंद तंजीम है। इस तंजीम को ये तंजीम मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के अंदर शामिल थी, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले, आम आवाम के ऊपर हमले, मुख्तलिफ़ जगहों पर इन्होंने दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की। लेकिन इनको एक बड़ा बेनिफिट था, ये पाकिस्तान से भाग जाते थे और दूसरे ममालिक के अंदर जाकर सियासी पनाह ले लेते थे। इंडिया की इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी, बल्कि इंडियन ऑफिशल्स जो हैं, इंडियन आर्मी ऑफिसर्स, नरेंद्र मोदी तक भी इन लोगों के बारे में कहते रहे कि हमारे इनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और हम इनको सपोर्ट करते हैं। इनको असला दिया जाता था, इनको ट्रेनिंग्स दी जाती थी, हर तरह से इंडिया इनको फैसिलिटेट करता था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि अमेरिका ने BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। अब वो तमाम चीज़ें, वो तमाम फैसिलिटीज़ जो ये बाहर ममालिक जाकर सियासी पनाहें लेकर और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते थे, अब वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। अब कोई भी इंसानी हकूक़ की तंजीम जब इन तंजीमों के ख़िलाफ़, इस ख़ासकर BLA के ख़िलाफ़ जब कोई कार्रवाई की जाएगी, तो कोई इंसानी हकूक़ की तंजीम जो है वो ये सामने आकर नहीं कह सकेगी कि ये गलत किया जा रहा है। अब ये एक प्रॉपर दहशतगर्द तंजीम जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है और अब इस तंजीम के ख़िलाफ़ प्रॉपर ऑपरेशन किए जाएंगे। जिस तरह से दूसरी जो दहशतगर्द तंजीमें थी वज़ीरिस्तान में या फाटा में, उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाइयाँ की जाती थी, अब BLA के खिलाफ भी उसी तरह प्रॉपर ऑपरेशंस और प्रॉपर जो है वो कार्रवाइयाँ की जा सकेंगी। तो ये एक बड़ी सफारती कामयाबी थी पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर दो बड़ी, पाकिस्तानी अवाम के लिए दो बड़ी खुशखबरियाँ भी हैं और दो बड़े प्रोजेक्ट जो है उनका आगाज़ होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा दयामिर बादशाह डैम के हवाले से। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक फ़ंड कायम किया था, अकाउंट ओपन किए थे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर। वो वेबसाइट बनाई, एक वेब पेज जो है वो भी बनाया गया था डैम फंड के हवाले से। तो उसमें पाकिस्तानियों ने, जो पाकिस्तान बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो भी, और जो पाकिस्तान के शहरी हैं उन्होंने भी बड़ी रकम जो है वो दी उस फंड के अंदर। फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी उसके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक अकाउंट बनाया गया और उसमें लोगों ने अरबों रुपया जो है वो जमा करवाया। हाँ, वो रकम इतनी नहीं थी कि उस रकम के साथ डैम बनाया जा सके, लेकिन एक कंट्रीब्यूशन थी पाकिस्तानी अवाम की, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की। तो उस रकम को लेकर मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर चीफ जस्टिस साकिब निसार को अक्सर तनकीद का निशाना बनाया जाता था। जब उन्होंने अपनी बेटी और बेटे की शादी की तो उसके ऊपर भी मुख्तलिफ मीम्स बने कि डैम का पैसा जो है वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। उनकी तस्वीर लगाकर मुख्तलिफ चीज़ें जो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की जाती थी। लेकिन अब इस डैम का प्रॉपर आगाज़ होने जा रहा है। चीनी कंपनी के साथ एक मुआहदा तय पा चुका है। उस मुआहदे के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो भी, जो पॉइंट्स हैं अहम, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस डैम की लागत के हवाले से पहले आपको बता दूं कि ये डैम तकरीबन 1406 अरब रुपए से मुकम्मल होगा, जिसके अंदर पन बिजली का मंसूबा भी है, डैम भी है, और तकरीबन ये डैम 8 सालों में मुकम्मल होगा। 2028 में जाकर ये डैम अपनी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा और ये मंसूबा जो है मुकम्मल हो जाएगा। इस मंसूबे के हवाले से दो बड़ी अहम चीज़ें हैं, दो बड़े अहम फ़ैसले हैं जो किए गए हैं। एक तो ये कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर है, ये इस मुआहदे के अंदर ये चीज़ शामिल है जो चीनी कंपनी के साथ किया गया है कि जितनी ज़्यादा लेबर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो लेबर है वो पाकिस्तानी होगी। कुछ जो टेक्निकल लोग हैं जो जो वो कंपनी समझती है कि उनकी वो चाइना से लाने ज़रूरी हैं, वो लोग सिर्फ चाइना से आएंगे। बाकी तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके अंदर होंगे लोग काम करने वाले, वो पाकिस्तान से ही लिए जाएंगे। दूसरी चीज़, वो मटेरियल जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है इस डैम के इस्तेमाल के लिए, डैम बनाने में जो इस्तेमाल होगा, अगर वो मटेरियल पाकिस्तान के अंदर वाफर मकदार में मौजूद है तो वो मटेरियल भी पाकिस्तान से ही लिया जाएगा, बजाय इसके कि वो चाइना से लाया जाए। ये दो बड़े अहम पॉइंट्स हैं। इससे पहले इस तरह की चीज़ें जो है वो पॉइंट नहीं की जाती थी, बल्कि जितना भी मटेरियल यूज़ होता था वो दूसरे ममालिक से, चाइना से या दूसरे ममालिक से जो है वो इम्पोर्ट किया जाता। अब ये चीज़ें बड़े एक पॉजिटिव इकदाम है कि पाकिस्तान का मटेरियल ही पाकिस्तान में यूज़ किया जाए, बजाय इसके कि मटेरियल मौजूद होने के बावजूद मटेरियल जो है उसको इम्पोर्ट किया जाए। तो ये बड़ी एक अच्छी खबर है। वो लोग जो तनकीद का निशाना बनाते थे, मेरा ख्याल है कि अब वो लोग, उन लोगों के मुंह बंद हो जाने चाहिए और इस जो इकदाम है प्राइम मिनिस्टर का, इसको
सपोर्ट करना चाहिए। इंशाल्लाह 2028 में ये डैम मुकम्मल होगा और तकरीबन 4500 मेगावाट का जो पन बिजली का प्रोजेक्ट है, सस्ती बिजली का प्रोजेक्ट है, वो भी यहाँ पर लगाया जाएगा और सस्ती बिजली जो है वो पूरे मुल्क की आवाम को दी जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो एक बड़ा अहम और बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला हुआ है, पाकिस्तान के अंदर इससे पहले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी, बल्कि तमाम मोबाइल जो है वो बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे। कंपनियाँ दूसरे ममालिक में मोबाइल जो है वो मैन्युफैक्चर होते थे और पाकिस्तान में लाकर सेल किए जाते थे। पाकिस्तान में तकरीबन सालाना $1 अरब की जो मोबाइल्स हैं वो ख़रीदे जाते थे। बहुत बड़ा फिगर है अगर देखा जाए। और पाकिस्तान जो है दुनिया की तीसरी बड़ी मार्केट है मोबाइलों की खरीदो फरोख्त के हवाले से। लेकिन अब दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो पाकिस्तान के अंदर अपने मोबाइल यूनिट्स लगाएंगी और पाकिस्तान के अंदर ही मोबाइल जो हैं वो मैन्युफैक्चर होंगे। इससे एक चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला आएगा। दूसरा जो जॉब्स क्रिएशन है वो पैदा होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा और जो मोबाइल बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे अब वो इंपोर्ट करने के बजाय पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर होंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है, तरक्की की जानिब एक अच्छा इक़दाम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का और जल्द ही इसकी काबीना से भी इस फैसले की मंजूरी हो जाएगी और उसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सैमसंग, आईफोन, ओप्पो, वीवो, ये जो मोबाइल कंपनियां हैं ये पाकिस्तान के अंदर अपने यूनिट्स लगाएंगी और पाकिस्तान के अंदर ही मोबाइल जो है वो बनेंगे। ये थी आज की तफसीलात। एक नई खबर एक नई वीडियो के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।